हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। इस टॉक शो के अंदर आप जानते हैं कि हम बड़े बड़े हिंदुस्तान के और बाहर के विद्वानों को भी बुलाते हैं, पत्रकार भी आते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स आते हैं। उनसे हम विभिन्न विषयों के ऊपर बात करते हैं, वो उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने हिंदी साहित्य के एक ऐसी बड़ी हस्ती हैं जिनके आने से हमारा ये जो चैनल है, हमारा ये जो मंच है, उसको गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री विजय बहादुर सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जी नमस्कार। श्री विजय बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, पोएट्री के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिसको शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और इस बड़ी हस्ती का आज हमारे साथ आना एक तरह से हमें गौरवान्वित कर गया। विजय बहादुर सिंह जी, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके बारे में क्या कहूं, आप हिंदी के प्रकांड पंडित हैं, इतने बड़े लेखक हैं, आलोचनाकारक हैं। आपकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। लोग आपको पढ़ते हैं, मान सम्मान देते हैं। शुरुआत में कोई प्रश्न ना करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि एक शुरुआती टिप्पणी थोड़ी सी अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमें बताइए। मेरी जो बुनियादी पहचान है दिनेश जी, वो एक शुद्ध ठेठ ग्रामीण की है और मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है कि मैं गांव में पैदा हुआ जी, और सो भी अवध के गांव में। जी, अवध का वो गांव और वो इलाका जहां अवधि के दो महान काव्य रचे गए, एक पद्मावत मलिक जी, मोहम्मद जायसी का जी, जो उसी अंचल में रचा गया, और दूसरा दुनिया का एक महान काव्य रामचरितमानस बिल्कुल, जो रचा गया। जी, जो अवधि है वही मेरी मातृभाषा है। और अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं कहूं कि वही भाषा राम मनोहर लोहिया की भी थी, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आचार्य आपने। नरेंद्र की भी थी, जी, बेगम अख्तर की भी थी, उमराव जान अदा की भी थी और अमिताभ बच्चन की भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही अवधि है और मैं वहीं से, लेकिन वहां 11वीं तक पाठशाला में पढ़ने के बाद मैं कलकत्ता चला गया। जी, इस प्रकार से मैं अवध से बंगाल पहुंच गया। जी, इसलिए मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में जितना योगदान मेरी गांव का, अवध का, उन अंचलों का है, खेतों जी, खलिहानों का है, जी, बाग बगीचों का है, उसी तरह से उतना ही योगदान कलकत्ता के उस बंगाली संस्कृति का भी है जिसे मैं अभी तक अपनी पहचान बनाए हुए हूँ। ज्यादातर लोग अब मुझे अवधि का नहीं समझते क्योंकि मेरा लिबास ऐसा है, धोती कुर्ता के लोग समझते हैं ये बंगाली है। जी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ जो हिंदी में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत हुई तो मैं एक ऐसे आचार्य की तलाश में था जहां मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके, मेरी जिज्ञासाओं के समाधान हो सके। तो मैं सीधे हिंदी के उस समय के महान आलोचक आचार्य नंदलाल वाजपेयी की तलाश जी, में जी, सागर आ गया और मुझे लगा कलकत्ता बड़ी भीड़ भाड़ की बस्ती है। और फिर मैं यहीं धीरे धीरे मध्य प्रदेश में, मैंने सोचा कि अब कलकत्ता नहीं लौटूंगा। यद्यपि मैं मानता था कलकत्ता मेरी जिंदगी का दूसरा पर्याय है और मैं वहीं से सीधे तलाश करने लगा कि कहीं कोई ठिकाना मुझे मिल जाए। जी, आपने विदिशा का नाम जरूर सुना बिल्कुल सुना होगा। है। ये रामायण से लेकर के महाभारत जो है, वाणभट्ट की कादम्बरी और अनेक संस्कृत के काव्यों में इससे बड़ा और महानगर अगर उज्जैन की चर्चा है तो विदिशा की भी चर्चा है। विदिशा की भी चर्चा विदिशा है। वही है जहाँ सांची है, सांची का स्तूप है। तो मैं वहां 33 साल गुजारने के बाद परिस्थितियों की विपरीतता के कारण मैं अब भोपाल राजधानी में आ गया। इसलिए मुझे सागर में मेरे कुछ प्रोफेसर्स ने एक बार वहां जाने पर मुझे पूछा था जी, कि आप विदिशा से भोपाल चले गए, आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने जी, उनको जो जवाब दिया है वो आपसे भी बताना चाहता हूँ। जी, जरूर मैंने बताइए। कहा
विदिशा में मैं ब्रह्म था और भोपाल में मैं प्रजा हूँ। बहुत सुंदर उत्तर है। तो विदिशा की बात की तो विदिशा से हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी भी कई बार चुनकर आई थी शायद अटल वहां बिहारी से। वाजपेयी भी वहीं से, जी शिवराज सिंह भी वहीं से हैं। जी जी ये जी सब जी लोग जी विदिशा से जुड़े हैं। सम्राट अशोक की ससुराल थी वो। और महेंद्र संघमित्रा जो दो बच्चे अशोक के श्रीलंका गए थे धर्म प्रचार के लिए, उनका जी ननिहाल था विदिशा। जी सांची इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। तो साहित्य की जो आपने जो रचना शुरू की, फिर उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, वहां उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से आई, और असल फिर? में मेरे पिताजी आर्य समाजी थे। जी उनको साहित्य में कोई बहुत खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनको गीता में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में, वेद में, शास्त्र में, इनमें बहुत रुचि थी। जी आर्य समाज के प्रधान थे वो बड़ा बाजार में, कलकत्ता के। लेकिन मेरी माँ को नाच देखना, पान खाना, इत्र लगाना, ये सब शौक था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, मेरी माँ बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। ओके। तो मुझ में दोनों गुण आ गए। पिता का जो वाक कौशल है और जो अतीत के प्रति प्रेम है वो भी आ गया। लेकिन जो तमाम कलाओं के प्रति मेरा अनुराग था, जो मेरे रक्त में था, वो जी भी आ गया। इसलिए मैं साहित्य की तरफ आ गया। तो सबसे पहले तो मैंने गद्य ही लिखना शुरू किया था। जी लेकिन करीब करीब 17वें 18वें साथ कविता भी मेरे भीतर आ गई जी और मैं दोनों को साथ लेकर चलने लगा। और अब तो दोनों चीजें हैं ही मेरे साथ। मैं कविता भी लिख लेता हूँ और गद्य में तो खैर लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आप गद्य लिखने लगते हैं और स्वीकृत हो जाते हैं, जी तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि जब इतनी अच्छी विधा इनके पास है तो फिर कविता फविता में क्यों जाते हैं। जी जी जी। लेकिन फिर भी जो समझदार लोग हैं वो मेरी कविताओं को भी पसंद करते हैं। पहली गद्य रचना कौन सी आई थी जिसने आपको नहीं काफी नहीं, पहले तो मुझे गद्य ही आया। तो गद्य में आपने पहली रचना कौन सी थी वो आपकी क्या जिस? हुआ, स्कूल में एक कंपटीशन था जी सर। एसे राइटिंग का और डिबेट कंपटीशन था। दोनों में मैं शामिल हुआ और दोनों में प्रथम आ गया। जी लेकिन मैं स्कूल में कभी पास भी नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा प्रमोट होता था। लेकिन अपनी इन योग्यताओं के कारण मैं मुझ पर लोग दया और क्षमा भी करते थे कि चलो इसको गणित नहीं आता तो क्या हुआ, लेकिन साहित्य में और कला में ये जी। सबसे आगे है। तो स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो मुझे भेजा जाता था। अच्छा लेकिन अच्छा हर अच्छा बार मेरे अच्छा। ऊपर कृपांक देकर के मुझे आगे की कक्षाओं में भेज दिया जाता था। लेकिन कुल मिलाकर के पहले मेरा नाम रणवीर सिंह था। अच्छा अंत में हुआ क्या कि मुझे अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि स्कूल ने कहा कि इनसे रिजल्ट खराब हो जाएगा, हमारा 100% रिजल्ट आता है, इसलिए हम इन्हें भेजने को तैयार नहीं है। ये कैसे तब हो गया? ये से नाम मैं बदलने घर का में क्या, नाम बदलने का क्या किस्सा, जरा बताइए जरा। नहीं नहीं, मतलब यह है कि हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि और बातों में ठीक है लेकिन हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, अच्छा इनको गणित में पास होना नहीं है। अच्छा तो फिर जब इनको फेल ही होना है तो ये जाकर क्या करेंगे। अच्छा तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे तो इसी साल बैठना है। तो पिताजी ने कहा जब तुम पास ही नहीं होगे तो क्या करोगे तुम। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा और किसी तरह मैं गणित में 33 नंबर तो लाऊंगा ही। जी। और अंत में फिर स्थिति ये बनी कि मैंने दूसरे स्कूल से नाम लिखाया, नाम बदला विजय बहादुर सिंह किया रणवीर सिंह से। और उसके बाद फिर मैं बैठा। तो उस समय 1956 में मेरे पिताजी ने मुझे 250 रुपया दिया था 9 से नया सिरे से एडमिशन लेने के लिए। अच्छा और फिर मैंने पिताजी से कहा कि इस समय कलकत्ता में जो गणित का सबसे बेहतर अध्यापक है वो 50 रुपए महीने लेते हैं 1 घंटे का। जी तो आप मुझे 150 रुपया और दे दीजिए 3 महीने का। जी। तो पिताजी का इकलौता लड़का था, उन्होंने मुझे दे दिया। कुल मिला के 400 रुपए पिताजी ने 1956 में 3 महीने में मेरे लिए खर्च किए। अच्छा तो उसमें मैंने उनसे गणित सीखा। तो उन्होंने कुछ मुझे बताया कि इतने हिसाब किताब कर लो। तो बड़ी गणित के दिन तो मेरी जो स्थिति थी मैं ही जानता हूँ। ये मेरा आत्मविश्वास हट गया था, लेकिन मैं किसी तरह 3rd क्लास पास हो गया था। इसलिए अच्छा। जब मैंने हाई स्कूल किया तो मैं तीसरी श्रेणी में मैंने किया और लेकिन विजय बहादुर सिंह। पर आपका तो फिर जीनियस तो जहाँ पे था वो तो होना ही था नहीं अल्टीमेटली नहीं, फिर। मैंने लिख दिया है सब। मैंने ऐसा आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैंने नहीं सब नहीं। लिख दिया है। क्योंकि मुझे एक ताकत मिली कि निराला 9वीं में ही गणित के कारण भाग आए थे।
और प्रेमचंद ने गणित के बारे में लिखा है कि गणित मेरे लिए हमेशा गौरी शंकर का शिखर रहा, जिस पर मैं कभी चढ़ नहीं पाया। मुझे लगा कि हमारी बिरादरी इतनी बड़े बड़े लोगों की है, हमें इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत। तो पहली बार फिर ये आपके जो लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो एक रिकॉग्निशन होती है, एक्नॉलेजमेंट आता है, वो किस वर्ष में आया और किस रचना के ऊपर नहीं लोगों नहीं, ने? वो तो जब मैंने ढंग से जो मेरा माने इंट्रेंस होता है, प्रवेश होता है, वो एमए करने के बाद होता है। अच्छा। वस्तुतः 1965 मान लीजिए, 64 में मैंने एमए किया जी सागर विश्वविद्यालय से। जी। मैंने रिकॉर्ड तोड़ किया, प्रथम श्रेणी में प्रथम आया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट मुझे मिला। सर लेकिन कहाँ बढ़िया कहाँ तो पास होने के लाले थे, और कहाँ आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉप कर रहे हैं सर। ये तो एक पूरी दुनिया ही पलट गई सर, देखा जाए तो। नहीं नहीं, ये शिक्षा की, देखिए ये शिक्षा की विडंबना है कि उस समय गणित में जो तेज होता था उसी को तेज माना जाता था। जी। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले निराला और प्रेमचंद इसका भोग चुके थे दुख। मुझे एक सहारा था, और मुझे गणित आज भी नहीं आता, इसलिए मेरा कलकत्ता में बिजनेस है दुकान का। तो जी मेरे पिताजी ने कहा कि तुम तो डुबो दोगे, क्योंकि तुम साधारण हिसाब किताब भी नहीं कर सकते, तो जी तुम दूसरा ही चुनो। तो मैंने जी। चुन लिया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। फिर वहां पर आपने क्या एमए करने के बाद, फिर उसके बाद मैंने यात्रा एमए आगे करने कैसे? के बाद मैंने रिसर्च भी ज्वाइन किया, जी। और मेरे गुरुजी उस समय हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे बड़े आलोचक थे, ओ हो। और मैंने उनके ऊपर कोई नहीं था। और दो नाम मैं और आपको ले लेता हूँ। जी एक थे आचार्य हृदय शब्द द्विवेदी, जी जो बिल्कुल। उस समय चंडीगढ़ चले गए थे, जी बनारस से निकाल दिए गए थे। जी और दूसरे थे डॉक्टर नगेन, जो दिल्ली में थे। जी मेरे गुरुजी जो हैं वो इन दोनों से सीनियर थे, जी और वो सागर चले आए थे, जी। वहां वो प्रोफेसर हेड थे, और वो अच्छा बहुत ही छात्र वत्सल थे। अच्छा उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा हालांकि अच्छा। मेरे गुरुजी ने कहा कि मैंने आचार्य नरेंद्र देव से सब सीखा काशी में, तो इसलिए वो मैंने उनसे सीखा कि अध्यापक कैसा होना चाहिए, और अध्यापक को अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उससे मुझे लगा कि क्योंकि मेरे सारे छात्र जो हैं जी साहित्य में लगभग जाने पहचाने हैं सब, करीब 5-7 तो ऐसे हैं जिनको पूरा देश जानता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ठीक जगह आ गया हूँ। गणित जी। ने मेरी मदद की कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम अपनी जगह चले जाओ। वैसे लता मंगेशकर से कोई कहे कि जी उनको गणित आती है कि नहीं, अमिताभ बच्चन को क्या आता है नहीं, लेकिन जो अभिनय की कला है जी। वो सर्वोत्तम पर ले गए। सही गायन बात। की कला को ले गई वो सर्वोत्तम पर। जी असल में शिक्षा ये मान लेती है कि हमारे द्वारा तय किए गए विषयों में ही विद्यार्थी की योग्यता अयोग्यता की परीक्षा हो सकती है। लेकिन जो एक अच्छा बढ़ई है, जो एक अच्छा माने गायक है, एक जी तबला वादक है। जी मैं आपको एक किस्सा जरूर सुनाना चाहता जी। हूँ। जरूर जरूर जरूर। आपने जरूर ये नाम सुना होगा, और बहुत ही महान नाम है तबला में, पंडित शामता प्रसाद, जी बिल्कुल जिनका बिल्कुल नाम सुना था, है। हाँ, गुदई महाराज लोग बनारस में उनको कहते थे। जी जी, वो तो बहुत मेरे महान कॉलेज कलाकार थे। के फंक्शन में वो आए थे, तो जब मैं उन्हें चेक देने गया और मैंने कहा इस पर पंडित जी साइन कर दीजिए, तो पहले तो उन्होंने खूब गांजा पी लिया था, और उसके ऊपर शराब भी चढ़ा ली थी, जी और लुंगी पहन के अशोका होटल में भोपाल के लेटे थे। तो जी उन्होंने कहा कि साइन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो लिखना पढ़ना जानता नहीं, तो साइन कहाँ से कर दूंगा। तो मैंने कहा अपना नाम लिख लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, नाम लिख लूंगा, और आप चाहे तो सबसे आसान मेरे लिए है, अंगूठा लगा देना। तो मेरे तो होश उड़ गए दिनेश जी। तो उन्होंने हमने कहा फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। तो उन्होंने सुनिए कैसे लिखा। उन्होंने लिखा सा पर आ की मात्रा सा, फिर लिखा माँ खाली, और फिर ता पर आ की मात्रा शांता, प्रसाद। तो मैंने तो होश उड़ गए मेरे कि जो तबले का इतना बड़ा मास्टर है, जिसके इशारे पर सितारा देवी जैसी नर्तकी उठती बैठती हैं, उसको लिखना नहीं आता। तो मैं तो इस माने में, इस तुलना में बहुत योग्य हूँ। लेकिन उनकी जो योग्यता उंगलियों के साथ में थी तबले के ऊपर, तो वो योग्यता तो शायद सितारों को भी नसीब नहीं होती है, देखा जाए वो हो तो। तो ईश्वर की कृपा है। ये हम लोग अपनी माँ के पेट से प्रकृति के वरदान के रूप में लेके आते हैं, और वही ऐसा। हमारी मदद करती है। जैसे कि अभी तो मैं खैर आपसे
माने संवाद कर रहा हूँ, जी लेकिन जब मैं बोलने जाता हूँ माइक पर तो मैं कोई तैयारी करके नहीं जाता। एक बार जी तैयारी करके गया था तो मैं फेल हो गया था। इसलिए वो अब मैं कोई तैयारी नहीं करता एक्स और मैं टेम्पोर जाता जो हूँ स्पीकर सीधे होते माइक हैं। पर खड़ा हो जाता हूँ। तो बाद में लोगों ने मुझसे मुझसे पूछते हैं कि ये कैसा करते हैं आप? तो मैंने जी कहा मैं तो खाली प्याले की तरह पेश हो जाता हूँ। जी लोग हैं कि उसे भरते जाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या होता है और वो कौन-सी शक्ति है जो मुझ में उतरती है। जी जी जी। उस समय जब आप साहित्य की दुनिया में आए, फिर आपने जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च भी किया, कौन-कौन से ऐसे महान साहित्य के राइटर्स थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई? और कोई उसमें से कोई ऐसे 1-2 कोई इंटरेस्टिंग आप कोई किस्से सुनाना चाहें, कोई बात करना चाहें, जिससे लगे कि हाँ, हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको प्रेरणा मिल सके, क्योंकि हमने तो उन महान व्यक्तियों के सिर्फ नाम ही सुने हैं, ना तो हम कभी उनसे मिल पाए हैं, ना कभी देखा है। लेकिन आपका सौभाग्य रहा है कि आप भारत के उन साहित्यकारों से अब मिले भी हैं और साथ में चर्चाएँ भी की हैं और शायद बहुत कुछ आपस में एक्सचेंज भी किया होगा। कोई ऐसी 1-2 बात जो आप रिकलेक्ट करके दर्शक मित्रों के साथ शेयर करना चाहें? अरे दिनेश जी, मेरे पास इसका भंडार है। मुझे मालूम है भंडार है, लेकिन उसमें कुछ जैसे कि 1-2 मोती हमारे दर्शकों के लिए भी। नहीं, तो मैं 3-4 लोगों का ज़िक्र करूँगा। जी सर, जी एक सर। तो मेरे गुरुजी जो थे वो तो थे ही जी, और दूसरे आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरे कवि श्री नागार्जुन। जी, ये 3 जी, मैंने एक बार मैं अपने गुरुजी का निजी सहायक भी था, उनकी चिट्ठियाँ-उट्ठियाँ सब लिखता था जी, और उनके सारे काम मैं निजी जो थे, जो एक अध्यापक करता वो सब मैं करता था, वो केवल हस्ताक्षर करते थे। जी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि वो देखो कानपुर का जो प्रकाशक है, उसको लिख दो कि ये कवर बहुत ठीक नहीं लग रहा है, जी, ये कवर चला जाए तो बहुत ठीक है। जी, तो मैंने पोस्टकार्ड पे लिखा कि ये जो मुख पृष्ठ है इसका जाना अनिवार्य है जी, और मैंने उनके सामने कार्ड रख दिया साइन करने के लिए, तो उन्होंने साइन करने के बदले एकदम स्ट्रेट हो गए और कुछ रोष में आ गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनिवार्य का क्या मतलब है? तो मैंने जी, कहा ज़रूरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पुरखे क्या बेवकूफ़ थे, जो आवश्यक भी लिखते थे और अनिवार्य भी लिखते थे। जी। तब मैं चुप हो गया। मैंने देखा को कोई शब्द प्रयोग में गलती कर दी मैंने। तो वो बहुत ही बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई, अनिवार्य हवा है, पानी है, धूप है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं भोजन है, जी। लेकिन किताब पर यही मुख पृष्ठ जाए ये अनिवार्य नहीं है। हुँ। तो उन्होंने मैंने फिर कहा कि क्या लिखूँ? कहने लगे लिखिए आवश्यक है, अनिवार्य मत लिखा कीजिए। जी, जी, अनिवार्य जी, का जी। मतलब जिसके बगैर जीवन का अस्तित्व ही नहीं बचे, वो अनिवार्य है, बाकी सब आवश्यक है। जी, जी, जी। ऐसे मुझे सिखाया जाता था। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हाँ, ये अनिवार्य और आवश्यक में ये फ़र्क है। जी, कोई और मैंने इस मौ तरह ढेरों बातें वो सिखाते थे। जी, आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के सामने वो सागर विश्वविद्यालय में गुरुजी के यहाँ ही ठहरे थे, जी, तो मैंने उनके पाँव छुए और पाँव छूने के बाद ऑटोग्राफ बुक उनके सामने कर दिया। तो उन्होंने लिखा, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। जी, अब मैं चुपचाप खड़ा रहा तो उनको ये लगा कि इस लड़के को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने हँस के कहा कि लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। जी, तो हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो दिग्गज लोग थे, मैं जी, चुपचाप खड़ा रहा, ना हाँ कहा, ना ना कहा। जी, लेकिन वो बड़े महान थे, उनकी वत्सलता भी ज़बरदस्त थी। जी, तो उन्होंने कहा, "अरे भाई, जटिल होना तो बहुत आसान है, जी। लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। सही जो बात सरल कही। को साध लेता है, वस्तुतः वही सिद्ध है।" सही कहा आपने। आपने सही देखा? कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड होना और तो बहुत आसान है। हाँ, बाद में मैंने देखा कि ये पंक्ति उनकी मेघदूत एक पुरानी कहानी में, जो कालिदास का ट्रांसलेशन है मेघदूत का, उसमें लिखा हुआ। देखिए माने वो कहाँ उनकी कैसे अपनी पंक्ति थी, हमें देख के नहीं लिखा। लेकिन उसी दिन से मैंने समझा कि इतने मामूली से शब्दों में कितनी भारी बात कही जा सकती है, बिल्कुल, ना बिल्कुल सही कहा। बहुत कठिन है। तीसरी बात नागार्जुन की मैं आपको सुना रहा हूँ। जी सर। आपको तो मालूम है
कई बार जेल गए थे, इमरजेंसी में तो गए ही थे, और इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी थी जी। और वो तो उनका माने आशीर्वाद मुझे 27 साल तक मिला। उन जी। पर मेरी 4 किताबें हैं। मेरे यहाँ 2-2 3-3 महीना रहते थे जी। और नागार्जुन के माध्यम से मैं ही आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जी। ठीक है ना। तो हमारे वहाँ विदिशा में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा माने नागार्जुन जी। तो मैंने कहा 4 बजे आ जाइए आप। वो सो के उठते हैं, मिल लीजिए। मैंने उनको बताया तो बहुत आग बबूला हो गए नागार्जुन जी जी। कि तुम कौन होते हो, तुम मेरे गार्जियन हो क्या? मैं तुम्हारे यहाँ रहता हूँ तो तुम मेरे गार्जियन हो कि मेरा समय तय करोगे? जी। तो मैंने कहा अब आगे से नहीं करूंगा, आज गलती हो गई। तो 4 बजे उठ के तैयार होके बैठ गए। तब तक मैं बगल में दूध लेने चला गया और वो इंजीनियर साहब आए 4:10 पे। जी। तो नागार्जुन ने कहा कि कितना समय हुआ? उन्होंने कहा 4:10। तो उन्होंने कहा जाइए, आपका समय खत्म हो गया। जी। तो वो तो चले गए, उनकी हिम्मत नहीं थी कि उनसे बात करें। फिर मैं लौटा तो मैंने कहा कि आए थे क्या? कहले हाँ आए थे, मैंने भगा दिया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया आपने बाबा? तो उन्होंने कहा कैसा है कि क्या वो मेरे नींद की, मेरे भूख की कोई परवाह करते हैं? फिर उन्हें मेरा समय नष्ट करने का क्या हक है? मुझे नहीं मिलना, मैं भारत की जनता के लिए लिखता हूँ और वही आएगी तो मैं कभी मिल लूंगा। मुझे ऐसे लोग नहीं मिलना है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। मुझे सिर्फ वो आदमी पसंद है जो पूरे देश के लिए सोचता है। दर्शक मित्रों, ये थोड़ा सा एक परिचय ये था। अब हम आगे चलेंगे थोड़ी सी आगे की यात्रा पे कि एक साहित्यकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य का बहुत लंबा आपने समय देखा। नई नई हस्तियां, नई नई लेखक आए सामने, बीच में भी कुछ लेखक आए। तो आज अगर हम सपोज करो कि जो पिछले समय को देखें जहां से आप गुजर कर आए हैं और इस बीच में आज के समय को देखें, तो किस किस्म के परिवर्तन सिंह साहब नजर आते हैं इसके अंदर? आपको क्या परिवर्तन नजर आते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, या एक साहित्य की दुनिया में कहा जाए, क्योंकि साहित्य तो किसी भाषा का भी हो सकता है, हिंदी का हो या बांग्ला साहित्य हो या मराठी हो या फिर तमिल हो। परिवर्तन तो आए हैं, लेकिन ये परिवर्तन किस किस्म के हैं? अगर थोड़ा सा एक हमारे दर्शक मित्रों के लिए कुछ आप बता पाए। देखिए, आजादी की लड़ाई चली 1947 तक जी। और यहाँ 2 आंदोलन आए। जी। छायावाद तो आ गया था गांधी युग में ही, जी। जिसके बहुत बड़े बड़े लेखक आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये दिग्गज लोग थे। जी। लेकिन इनके और मैथिली शरण गुप्त के साथ जो मामला था वो भारत की सांस्कृतिक आधारशिलाओं को अपनी कविता में अभिव्यक्त करना था। जी। यही काम मैथिली शरण गुप्त ने भी किया। उन्होंने थोड़ा सा आंदोलन मुखी होकर किया और प्रसाद और निराला जैसे कवियों ने उसकी सांस्कृतिक जमीनों को तलाशा और उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त करनी थी उसे भारत को दिया अपनी भाषा में। जी। ये इन दोनों, क्योंकि हम लोग अब मानने लगे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने किसी जमीन को जो परती पड़ी थी उसको जोत दिया था, लेकिन उस परती जमीन पर ठीक से गहरी जमीन जोतने और एक अच्छी फसल तैयार करने का काम ये छायावाद के कवियों ने किया। जी। और लेकिन कुल मिला के ये सारी की सारी कविता राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कविता। जी। उसके बाद अचानक पश्चिम का प्रभाव हुआ, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि ये देश जो है अपनी आजादी के उस सारे मूल्य को भूल चुका है। जी। और अब केवल ये देश पश्चिम जीवी हो गया है, जिसको एक शब्द से लोग पहचानने लगे हैं, मॉडर्निटी। जी। आधुनिकता। जी। लेकिन उस आधुनिकता में आप गांधी को फिट करें तो नहीं पाएंगे, आचार्य नरेंद्र को फिट करें तो नहीं पाएंगे, स्वामी सहजानंद को जो किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे उनको फिट करेंगे तो नहीं पाएंगे। जी। लेकिन आज के नौजवान को पा जाएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ नहीं देख रहा, पश्चिम की तरफ देख रहा है। पश्चिम से आप उधार ले रहे हैं उनसे कल्चर। तो जो सामाजिक जीवन केवल नकल पर जिंदा है, वो भले अपने को आधुनिक कहे,
लेकिन वो गांधी का मुकाबला नहीं कर सकता, रविन्द्रनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात वहां से जब आई 1936 से, जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना लेखक संगठन खड़ा कर दिया, प्रगतिशील लेखक संघ, ये बात तब आई जब आगे जैसे बड़े लोगों ने आकर के अस्तित्ववादी दर्शन बघाड़ना शुरू किया। तो परिणाम क्या हुआ? जो सामूहिक धरती थी साहित्य की, वो सामूहिक धरती शहरी मध्यवर्ग की धरती में बदल गई। जैसे परिचित नाम आपको दे रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने उस पूरे छायावादी धारा से अलग जा करके उन्होंने एक अलग संसार बनाना शुरू किया जी। वो निस्संदेह बहुत लोकप्रिय कवि है और कविता की कोई उनके पास कमी नहीं, लेकिन जो कविता की जमीन उन्होंने चुनी वो इतनी सीमित थी कि आज तक वो कभी बच्चा ये प्रसाद और निराला के अगल बगल बैठाने लायक नहीं माने गए जी। वो लोकप्रिय तो हैं, लेकिन वो हमारे मान्य सांस्कृतिक मूर्तियों में नहीं। उसका कारण यही है। तो जब भी कविता एक सामूहिक जीवन की आधारशिलाओं को तोड़ करके वह विशिष्टताओं, जिसको कहते हैं पिक्युलरिटी की तरफ या पर्टिकुलर एक खास तरह के स्पेशलिटी की तरफ बढ़ती है, तो उससे सामूहिक जीवन छूट जाता है। आज जरूर बहुत सारे कवि जो हैं वो सामूहिक जीवन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी कुल मिलाकर के जो विशेषता है वो अपने आसपास के मध्य वर्ग को चित्रित करने की है। लेकिन जो निराला कर रहे थे, प्रसाद कर रहे थे, मैथिली शरण गुप्त कर रहे थे, या एक हिस्से तक सुभद्रा कुमारी चौहान और दिनकर कर रहे थे, वो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं जी। प्रेमचंद कर रहे थे जी, क्योंकि हिंदी साहित्य को ये बहुत बड़ी ताकत मिली है प्रेमचंद से। और एक बार द्विवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है प्रेमचंद के बारे में जी। उनको लगा कि शरत चंद्र जैसा पॉपुलर तो प्रेमचंद नहीं है जी। तो उन्होंने लिखा है कि मान लीजिए आप हमसे कभी पूछें और दोनों की कॉपी आपके पास आ जाए जांचने के लिए जी, तो आप किसको कितना नंबर देंगे? अच्छा, ये नामवर जी ने अपनी किताब दूसरी परंपरा की खोज में लिखा है जी। तो जानते हैं द्विवेदी जी तो बहुत मजाकिया भी थे, बड़े माने जिसको कहते हैं इंट्यूशनल पर्सन थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं शरद चंद्र की कॉपी जांचूंगा तो 15 मिनट रोऊंगा और 5 मिनट सोचूंगा जी। आप इस वाक्य को जरा ध्यान दीजिएगा। मैं 15 मिनट रोऊंगा, की कॉपी जब जांचूंगा तो 15 मिनट रोऊंगा और 5 मिनट सोचूंगा, और जब प्रेमचंद की कॉपी जांचूंगा तो सिर्फ मैं 5 मिनट रोऊंगा और 15 मिनट सोचूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने इसके अंदर। आपको पकड़ में आ गई होगी बात। गहरी बात। वो हमें वेदना से परिचित तो कराते हैं जी, लेकिन हमें निरंतर सोचने को बाध्य करते हैं कि इससे पार जाने का रास्ता क्या है। सही कहा। शरद चंद्र यहाँ फेल हो जाते हैं। और आपने एक नाम और सुना होगा, EMS नाममुद्रीपाद का। जी बिल्कुल सुना है, जो केरल के पहले मुख्यमंत्री थे जी। बिल्कुल, और बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ। और मैंने उनको बुलाया था एक बार विदिशा में जी। नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी थे जी। तो मैंने जब विदिशा उनको बुलाया था 1983 में, तो मैंने उनका सर्किट हाउस में इंतजाम किया था, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी थे उस समय CPM के जी। तो उन्होंने कहा नो आई विल नॉट गो टू सर्किट हाउस, आई विल गो टू योर हाउस। तो हमने कहा बट यू आर ए VIP पर्सन फॉर मी, सो वी शुड गो टू सर्किट हाउस। तो उन्होंने कहा नो आई विल गो टू योर रेसिडेंस जी। आए तो मैंने कहा व्हाट यू विल टेक इन ब्रेकफास्ट। वो तो लुंगी और बुशर्ट में रहते थे जी। तो उन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर सिंह, ऑफ कोर्स यू डोंट नो दैट आई बिलोंग टू सेम इन शंकराचार्य फैमिली एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन। नंबूदरीज। आप देख रहे हैं, ये बड़े लोगों के किस्से थे। तो उन्होंने लिखा है प्रेमचंद के बारे में जी कि पूरे इंडियन पैनोरमा में इतना बड़ा कोई लेखक था ही नहीं जिसको भारत के बुनियादी समस्याओं और तकलीफों और उसके सपनों और उम्मीदों की पहचान थी। ये पूरे इंडियन परिदृश्य पे सारी भाषाओं में प्रेमचंद थे। और फिर उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद अग्निधर्मी गांधीवादी थे जी। अग्निधर्मी गांधीवादी थे। बाद में टुटपुजिया जो आलोचक हैं वो ये दावा करने लगे प्रेमचंद कम्युनिस्ट थे। ये कहना है कि कम्युनिज्म में भी जो डिरेलमेंट आए हैं सारे वो इसी तरह के आए हैं।
और लेकिन यह है कि जो नंबूदरी पाद ने लिखा जी, वही सही था, और जो हजारी साहब द्विवेदी ने लिखा वही सही था। इसलिए बिल्कुल प्रेमचंद केवल माने वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण दिखते थे लेकिन थे असाधारण। बिल्कुल जैसे कुछ बिल्कुल लोग बिल्कुल असाधारण दिखते हैं लेकिन है मामूली बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बिल्कुल आज इसके आज इस परिदृश्य में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पहचान रहे होंगे। कुछ लोग अपने को महात्मा गांधी साबित करने पर लगे हैं, कुछ लोग नेहरू साबित करने पे लगे हैं, जी कुछ जी लोग नेहरू जी। को कंडम करने पे लगे हैं, लेकिन वो नेहरू की पांव की धूल के बराबर भी नहीं है, ये इतिहास जानता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि प्रेमचंद जैसा सिंपल लिखने के लिए आपको जीनियस बनना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे शायद। तो प्रेमचंद तो लेकिन दिनेश जी जीनियस आप बन नहीं सकते, जीनियस तो होना पड़ता है। जी। अब बात करते हैं आगे चल के निष्पक्ष और सटीक आलोचना की। अब हमारे सर जो हैं वो तो आलोचना की दुनिया के भीष्म पितामह हैं। तो हम अपने इन और भीष्म आपकी बात कर रहा हूं, आलोचना की दुनिया अरे के नहीं, नहीं मैं इस शब्द को स्वीकार नहीं करता। आप तो ट्रंप की तरह मोदी को ही फादर ऑफ नेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो जो मेरे मन में आया मैं मैंने कहा मैं एक। आलोचना का आदमी हूँ, जी। वो लेकिन एक, मैं भीष्म पितामह नहीं हूँ। लेकिन मैं एक मैं तो भावना, अभी अपनी पहचान बना रहा हूँ। मैं एक भावना के तौर पर ये बात की है, और वो मैं समझता हूँ कि जी वो जी। हाँ भावनाएं वो तो तो ठीक है, भावना एक का फिर कोई गणित नहीं होता। जी, भावनाओं का गणित कुछ नहीं होता है। तो हाँ। ये आलोचना की दुनिया, और आजकल लोग आलोचना तो सहन करते ही नहीं है, जमाना ऐसा आ गया कि किसी की आलोचना करने से डर लगता है। तो आप आलोचना के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर चुके हैं, कुछ बताइए कि उस समय की आलोचना और जिस ढंग से, क्या उसमें कुछ सटीकपना या कुछ निष्पक्षता है क्या आज की तारीख में? आप आपने जिस स्तर की जो बातें की हैं और आज जिस स्तर की जो आलोचना है, ऐसा लगता है कि शायद वो दो दुनिया ही अलग हैं। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति धरती से ऑपरेट कर रहा है और एक किसी और प्लेनेट से ऑपरेट कर रहा है। कुछ प्रकाश डालिए इसके ऊपर, क्या-क्या दबाव है इसके ऊपर आज की डेट में? नहीं नहीं, देखिए पहली बात ये बता दूं, जो लोग साहित्य पढ़ाते हैं उन्हें भी समझ नहीं है कि आलोचना क्या चीज है। जी, हालांकि ये मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो बहुत लोगों को तकलीफ देगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आजकल तकलीफ देकर ही लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। जी, जैसे आम लोग तो समझते हैं कि आलोचक का मतलब जो हमेशा लोगों के दोष निहारता रहता है वो आलोचक है। जी, तो मैं आपको पहले बता दूं आलोचना क्या है। जी, आप देखते होंगे खेत में कभी कभी घास फूस भी जम जाती है फसल के साथ, जी, और वो बार बार फसल का नुकसान करती रहती है। जी, तो किसान क्या करता है कि उस घास को निकाल के बाहर कर देता है और एक बाड़ लगा देता है जिससे फसल को कोई चरे नहीं जी, और फसल आबाद गति से बढ़ती चली जाए। तो वस्तुतः आलोचक का काम पहला यही है कि जो घास फूस जम गया है साहित्य में, जी, और साहित्य में घास फूस जमता है खूब, जी, जो भी आदमी थोड़े से छंद जोड़ लेता है वो अपने को कवि मानने लगता है, जी, जो भी एक कहानी लिख लेता है वो आलोचक में वो उपन्यासकार मानने लगता है। जी, तो आलोचक क्या करता है, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने फला पर लिखा और मुझ पर नहीं लिखा। तो मैंने कहा कि ऐसा है, मैं किसी पर नहीं लिखता। तो उसको उसको मेरा उत्तर समझ में नहीं आया। जी, तो मैंने कहा कि देखो उस कविता उस कवि के अखाड़े में मैं अपनी ताकत तौलता हूँ, जी, मैं किसी कवि पर नहीं लिखता। मैं देखता हूँ कि जहां उसकी प्रतिभा गई है उसकी प्रतिभा को मैं अपनी मेधा से, आलोचनात्मक मेधा से छू सकता हूं कि नहीं, मैं अपनी इम्तिहान देता हूं। इसलिए आलोचना जो है एक प्रकार से पीतल और सोने में फर्क करने की कोशिश है। हम्म, आजकल पीतल बहुत मिल रहा है सोने के नाम पर। आलोचक का पहला काम है कि वो बता दे कि ताजमहल है और ये विक्टोरिया मेमोरियल है। ये बिल्कुल पहला सही काम। बात है, ये बिल्कुल ऐसे सही बात आलोचक है। इतिहास, आलोचक हिस्ट्री नहीं लिखता, वो जीनियस को चुनता है जिसको आप अभी कह रहे थे जीनियस है। आलोचक का काम यह है कि उसमें 100 प्रकार के मीडियाकर्स पैदा हो गए हैं। आलोचक सिर्फ जीनियस को तल तल लेता है और सबको रिजेक्ट कर देता है। और इससे मतलब है कि अगर तुमको कविता जानना है, उपन्यास जानना है, तो यहाँ आओ, यहाँ खड़े हो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि बकरी नहीं है, ये ये गाय है। हम्म, आलोचक का पहला काम ये है।
आपने जो कहा कि ये तटस्थता वाली बात, जी इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल तटस्थता बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे चरित्र से ही तटस्थता चली गई है। एक व्यक्ति जो हमारे मित्र प्रेमचंद है की वो कहानी है, आपने एक अगर पढ़ी होगी। जी एक जी, हमारे मित्र थे, कहा करते थे कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा भी एक पक्ष है। इस बात को कहते थे वो। आपने जो हाँ, बात बिल्कुल कही है ठीक कहते हैं। कि वो कहते मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा भी एक पक्ष है, तो वही बात शायद आप भी कहने का प्रयास कर रहे हैं। जी कहिए, आप जारी रखिए। नहीं, देखिए, आलोचक का भी प्रेमचंद अपना की बात कर पक्ष रहे थे आप। होता है, जी लेकिन उसका सबसे पहला पक्ष ये होता है कि क्रिएटिविटी का जीनियस कहाँ है, ये उसका जी पहला पक्ष है। जी अगर इसे नहीं पहचान पाता, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 ऐसे कवियों पर काम किया जिनको किनारे फेंक दिया गया था, और आप दोनों कवियों को जानते होंगे। एक का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र और दूसरे का नाम था नागार्जुन। जी जिस समय मैंने किताबें इन पर लिखी, इन पर कोई किताब नहीं थी, जी और अंत में जो इनके विरोधी थे, नाम ले रहा हूं आपको, जी अशोक वाजपेयी, जी जो कभी कभार लिखते थे जनसत्ता में, जी उनको 3 ही कवि पसंद थे, अज्ञे, शमशेर और मुक्तिबोध। इन तीनों को ही वो मूर्धन्य मानते थे। एक मेरी किताब के बाद और मेरे काम के बाद उन्होंने लिखा कि 5 मूर्धन्य हैं, 5। उसमें नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र को उन्होंने जोड़ा। जी तो मेरा नागार्जुन, फिर नामवर सिंह ने आलोचना का विशेषांक निकाला नागार्जुन पर। जी तो मेरा ये कहना है कि आलोचक को ये हिम्मत भी दिखानी पड़ती है कि तुम उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, सही बात है। जबकि वो न्याय के मांग कर रहा हो। ये दूसरा काम। तीसरा काम जो है कि उसने उस खूबसूरती से अपनी प्रतिभा को कहाँ बिखेरा है, उसको पहचानो। जी भाषा में, अपनी कल्पना में, अपने सौंदर्य विधान में, अपनी पूरी सिंथेसिस में उसने क्या किया है। जब तक आप इसके एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी व्याख्या भी क्या करेंगे। तो बिल्कुल इसलिए सही आलोचक कहा। का काम बहुत आसान नहीं है। और इसमें एक बात और बता दें, जी टी.एस. इलियट नाम का एक बहुत बड़ा कवि है पश्चिम का। बिल्कुल बिल्कुल है, टी.एस. इलियट साहब अब बहुत बड़े एक महान कवि हैं। हाँ, टी.एस. इलियट। तो उसने क्या लिखा है, हु हु इज द क्रिटिक, हु इज ए क्रिटिक, जी ओनली ही हु इज ए पोएट। जो जी पोएट है वही क्रिटिक हो सकता है। जी मतलब क्या है कि आलोचक होने के पहले आपको कवि हृदय होना चाहिए। अगर आप व्याकरण से समझना चाहेंगे, तो आप कविता नहीं समझ पाएंगे। सही कहा जैसे आपने। सुमन जी की एक पंक्ति है, मैं आपको बता दूं। जी सुमन जी की एक पंक्ति है कि मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। बहुत अब आप बहुत देखिए, बहुत बहुत सुंदर लिखा। मैं नहीं आया आपके है द्वार, ना, पथ ही मुड़ गया था। बहुत सुंदर लिखा तुम्हारे है ये। द्वार पथ ही मुड़ गया था। बहुत सुंदर है ये तो। हाँ, तो हाँ। अब लोग कहेंगे, जो नेशनल माइंड के लोग हैं व्याकरणिक, वो कहेंगे रास्ता कैसे मुड़ेगा, मुड़ना मुड़ता चलने वाला है। आप देखिए लेकिन यही कभी क्या कह रहा हूं, ना यही तो ये कह खूबी रहा है। है ना वो कह रहा है, वो कुछ और तीसरी बात कह रहा है कि मेरी नियत ही थी तुम तक, मैं मजबूर था, कह ये रहा अब कि तुम तक मुझे कौन ले आया मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरी मंजिल थी, जी जी ये कह जी रहा हूं। तो अब अब ये जो इतनी दूर कह रहा, वो बात को उसको पकड़ना, उस फीलिंग में उतरना, ये आलोचक का काम है। ये बिल्कुल सही सामान्य कहा आदमी नहीं कि कर सकता। बिल्कुल सही बात है, और ये वास्तव में ही जो लेकिन हाँ, असाधारण है एक वही कर सकते निष्पक्षता हैं। जरूर होनी चाहिए। वो निष्पक्षता ये है कि किसकी कविता में जो वैल्यू है, जीवन मूल्य है, वो हमारे समाज और हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज्यादा जीवनदायी हैं। जी यही उसका आलोचक का पक्ष होगा, और कोई पक्ष नहीं। जी अगर ये नहीं करता तो बेईमानी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक अगली बात पे चलते हैं कि आप भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से भी जुड़े रहे हैं। थोड़ा सा आप संक्षेप में उसके जी, एक अनुभव अनुभव के बारे में हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताएं सर। ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि जो मैं सच है वो कह नहीं पाऊंगा, कहूंगा नहीं, क्योंकि वो ठीक बात नहीं होगी। जी लेकिन 2-3 बातें जो लोगों को जानने लायक हो बता दूंगा। जी जरूर बताइए, मैं संक्षेप भाषा में परिषद बताइए। को जब मैंने नहीं नहीं जब भाषा परिषद को मैंने ज्वाइन किया, तो उन लोगों ने कहा कि आप टोटल कस्टोडियन हैं हमारी संस्था के।
जी तो मैंने कहा जब मैं टोटल कस्टोडियन हूं तो जो आपने शर्तें रखी हैं मैं उन्हीं को मानकर चलूंगा, बाकी इधर उधर नहीं देखूंगा। जी तो असली सबसे पहला सवाल जो आया मेरे सामने, मैं निदेशक भी था और वागर्थ का संपादक भी था, जो वहां से पत्रिका निकलती, तो उसमें संपादन तो असल में कोई और करता था, लेकिन नाम उसमें और भी जाते थे। तो मैंने कहा कि मैं तो जब संपादन करूंगा तो मेरा नाम जाएगा और किसी का नाम नहीं जाएगा। जी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये कैसे संभव है, वो तो हमारे परिषद का जो एक महत्वपूर्ण आदमी है उसका नाम जाएगा। जी तो मैंने कहा फिर बेहतर ये होगा कि उसका नाम जाने दीजिए, मैं संपादन उसकी ओर से कर दूंगा क्योंकि मैं आपका नौकर हूं। जी तो उन्होंने कहा नहीं, फिर आपके नाम का हमको फायदा क्या मिलेगा। तो मैंने कहा जब मेरे नाम का फायदा लिखना है तो फिर ये नाम मैं हटाऊंगा। 1 महीने के बाद तय हो गया कि ठीक है, ये नाम हटा दीजिए। मैं अकेले डायरेक्टर हूं जिसने अपने जीवन काल में, भाषा परिषद के जीवन काल में, अकेले विजय बहादुर सिंह के नाम से वागर्थ निकला। जी पहले इसे आप जान लें, अभी जो वागर्थ निकल रहा है उसमें दूसरा नाम है, मैंने नहीं मंजूर किया। जी एक काम तो मैंने ये किया, जी और दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने कह दिया कि ये मेरा खाने का समय, ये मेरा सोने का समय है, ये मेरा काम करने का समय है। मैं हर समय 24 घंटे का आपका नौकर नहीं हूं, इसलिए मैं मुनीम नहीं हूं, मैं डायरेक्टर हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात मैंने कही कि आप लोग राजस्थान के व्यापारी हैं और मैं उत्तर प्रदेश का ठाकुर हूं, तो ध्यान रखिएगा कि मैं अपने स्वाभिमान की कीमत पर कोई नौकरी नहीं करता। और मैं समझता हूं चूंकि आप राजपूताना के हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरा सम्मान भी रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हमारी सेक्रेटरी थी जी कुसुम खेमानी, अब नाम ले ही लिया तो क्या करूं, तो उनको ये बात वो लगता था कि कोई कठपुतली हो जो उनकी ओर से काम करता रहे। तो मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ, और मैंने नहीं चलने दिया। लेकिन तो उन्होंने मतलब जो करना था किया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आपको पता होगा कि वहां जो उपाध्यक्ष थी डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल, जी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के परिवार की थी। जी और आप एक आदमी को जानते हैं जो इनके दामाद हैं, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, विमल जालान। जी 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 विमल बहुत जालान की फेमस है। सगी सास हैं। हाँ, तो हाँ मैं वही बता रहा हूँ। और ये वही भारतेंद्र हरिश्चंद्र का परिवार है सब। ओह ये तो क्या हाँ, बात है। प्रतिभा जी उनके माने किसी माने फुफेरे की नातिन है, फुफेरे भाई वगैरह की। बिल्कुल अंधेर तो नगरी मेरा ये चौपट कहना, राजा। और नाटक में जी आपने नाम सुना होगा, एक नाटक में श्यामानंद जालान, श्यामानंद जालान विमल जालान के बड़े भाई हैं, जो अच्छा नाटक में एक बहुत बड़ा काम है। जी ठीक है ना। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूं वो लोग थे, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना था। उन लोगों ने कहा कि आप जो है इसको थोड़ा मॉडेस्ट निकालिए, तो मैंने कहा वो मुझसे नहीं होगा, मॉडेस्ट निकालना हो तो आप निकालिए, जो जरूरी सवाल है वो मैं उठाऊंगा। जी और तीसरी बात जो मैंने की, जो किसी संपादक ने नहीं की, कि मैंने बंगला भाषा परिषद जो है भारतीय भाषा परिषद था, और वहां लोग हिंदी परिषद उसको बनाए हुए थे। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, मैं पहले बंगला में निकालूंगा, फिर मराठी में निकालूंगा, फिर नेपाली में निकालूंगा। जी दुर्भाग्य से मैंने त्याग पत्र दे दिया तो 2 ही भाषाओं के निकल पाए, बंगला और मराठी। उसके बाद वो योजना ठप हो गई। ओ हो तो वो सब काम मैंने किया जिसकी मेरी बहुत शोहरत हुई, और आज भी हिंदी के लोग याद करते हैं मेरे संपादकी को। ये पहली मैगजीन थी जिसका मैंने कई मेंबर नहीं बनाया, और जब मेरा संपादकी पढ़ा लोगों ने तो बिक्री बढ़ गई, दोबारा छपवाना पड़ा। एक आपसे तो ये सब काम मैंने किया। एक खैर वो और लोग मानते भी हैं। जी 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 एक और जिज्ञासा है कि कला का या साहित्य का ऐसा कौन सा पक्ष है जिसके प्रति आप ज्यादा आकर्षित होते हैं एक्चुअली। पहली बात यह है कि कला का सबसे बड़ा पक्ष है सत्य की पक्षधरता। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये 16वीं शताब्दी में
जहांगीर और अकबर के जमाने में तुलसीदास कह चुके हैं, जी। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। हम्म। ये तुलसीदास ने कहा सत्य कहा। रामचरितमानस में मंगलाचरण में। जी। हाँ, अगर सत्य की पक्षधरता आपसे छूट गई तो आप चाहे जितने बड़े लेखक हों, आप 2 नंबर से भी 3 नंबर के घटिया लेखक हैं। क्योंकि जब आपने चेहरा देख के कि अब दिनेश जी के लिए लिखना है, क्या कहेंगे वो, आपने लिख दिया और झूठ लिखा। जी। इसलिए महाभारत काल ये कहता है कि नहीं, सत्य की पक्षधरता कभी नहीं छोड़ना। आप ये देखिए कि रामायण महाभारत दोनों में हमेशा ये बात दोहराई जा रही है कि सत्य, मर्यादा और धर्म। अब दुर्भाग्य से धर्म का अर्थ लोगों ने सोचा कि अब शिवरात्रि आई है, शिव की पूजा कर लो और दूसरे दिन से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू करो, धोखा देना शुरू करो, अपने कर्तव्यों का पालन मत करो, शिवरात्रि के नाम पर छुट्टी लो और मौज करो। ये एक प्रकार से किसी भी जाति के चारित्रिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा और आपने। हमारा चारित्रिक पतन हो चुका है। हो चुका है। तो दर्शकों, तो मैं अब हम आपसे आते हैं। कहना चाहता हूं, जी जी, जरूर कहिए, जरूर कहिए, पूरा कीजिए बात। जी, जी, बात पूरी कीजिए। ये कहना चाहता हूं कि रामायण और महाभारत, रामायण का मतलब वाल्मीकि से ले रहा हूं, तुलसीदास से नहीं। जी। रामायण कहता है कि जो सत्य की मर्यादा है, इसलिए रामायण जो लिखा जा रहा है वो त्रेता युग में लिखा जा रहा है, त्रेता युग के बारे में लिखा जा रहा है। और त्रेता का मतलब धर्म की एक टांग टूट गई है। जी। सतयुग चला गया, जी। हरिश्चंद्र का जमाना चला गया, अब जी। सत्य पूरा नहीं है, 3 टांगों पर है, जी। इसलिए वो त्रेता है। और जब उसकी ये त्रेता वाली टांग भी टूट गई तो हुआ कि कृष्ण का जमाना आ गया, द्वापर, इसमें थोड़ा झूठ भी चलेगा। जी। इसलिए आप देखते हैं कि धर्मराज वहां झूठ बोल रहे हैं जी। कि हाथी मरा कि आदमी मरा मैं नहीं जानता। बिल्कुल। आप देख रहे हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वापर, माने अब 2 ही पैर बचे धर्म के, जी। 2 टूट गए। और द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया तो 3 पांव टूट गए। अब मुझे गांधी वाधी बच गए थोड़े। मुझे तो लगता है चौथा पैर भी गया हुआ है, कुछ बचा ही नहीं है अब तो। हाँ, तो आप समझ लीजिए, अब तो चौथा पैर के नाम पर हमने अभी फेसबुक पे लिखा था कि झूठ में वो जयते। जब हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा हो, हमारा गृह मंत्री झूठ बोल रहा हो, पूरी की पूरी सरकार झूठ बोल रही हो और भारत के लोग उसे चुप होकर के देख रहे हो, तो मुझे डाउट हो जाता है कि भारत के लोग हैं कि कोई आदिवासी हैं या विदेशी हैं, इसी जिन्होंने बात। अपनी परंपरा भुला दी, जिन्होंने अपने वैभव को भुला दिया, जो अपने सांस्कृतिक गौरव को भूल बैठे, सिर्फ पेट तक बचे रह गए, उनको मैं भारतवासी नहीं मानता। और बोरा जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं कहता हूं यहां भी कह देता हूं आपके दर्शकों को, कि 1947 के पहले देश गुलाम था, लोग आजाद थे। जी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 1947 के पहले देश गुलाम था, लोग आजाद थे। 1947 के पहले देश आजाद, बाद में आजाद हो गया देश 1947 के बाद, लेकिन लोग गुलाम हो गए। बहुत बड़ी बात कही है आपने, ये बात छोटी बात नहीं है, ये बहुत गहरे अर्थ वाली हाँ, बात तो है मैं जानबूझ के, कि देश आजाद है लेकिन हम गुलाम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे थोड़ा सा एक लास्ट सेगमेंट में जानेंगे देश की वर्तमान परिस्थिति, इस पर आपके विचार, और क्या चल रहा है इस टाइम देश में, कहाँ जा रहे हैं हम, कौन सी दशा और दिशा है ये, क्या आगे का कोई सही रास्ता नजर आता है, या हम कलयुग की उस अंधेरी खाई में गिरते जा रहे हैं जहां से कभी शायद वापस ना आ पाए। अब नया तो कोई गांधी आता अभी नजर आता परसों नहीं ही, है। अभी कल ही मैंने फेसबुक पे एक कविता लिखी है जी। कि मेरे देश तुम कहाँ चले गए हो, जी। तुम्हारे गांधी कहाँ चले गए, बुद्ध कहाँ चले गए, तुम्हारे भगत सिंह कहाँ चले गए, तुम्हारे रविन्द्रनाथ कहाँ चले गए। अब देश गुम हो गया है, जी। उसको तलाशना है नए सिरे से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक किताब लिखी गई थी, पंडित नेहरू आपको की। याद होगा। जी, पंडित नेहरू की किताब। हाँ, अब वो फिर गुम हो गई, अब फिर से डिस्कवर करना पड़ेगा, रीडिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जिन मुद्दों में उलझा दिया गया है
वो मुद्दे मनुष्यता की भी नहीं है, भारतीयता की भी नहीं है और राष्ट्रीयता की भी नहीं है। सही कहा आपने। हमको तीनों जगह से खारिज कर दिया गया। इसलिए अब उसी में से फिर भगत सिंह पैदा होंगे, रविन्द्रनाथ पैदा होना होगा, चाहे वो दिनेश जी पैदा करें, चाहे कोई और पैदा करे। ये बहुत ही चिंता की बात है। इमरजेंसी उतनी बुरी नहीं थी, ये तो इमरजेंसी के 1000 गुना अधिक बुरा शासन काल है, जहां मनुष्य की पहचान हिंदू या मुसलमान से हो रही है, जी जहां मनुष्य की पहचान जो है वो सत्ता के पक्षों में हो या सत्ता के विरुद्ध, जहां जी सुप्रीम कोर्ट तक आधा बिका हुआ हो, वहां आप क्या कल्पना कर सकते हैं? जी कहां उम्मीद है? सीबीआई आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, सतर्कता आयोग देख लीजिए, कोई संस्था तो नहीं बच रही। लाल किला जो है वो ठेके पर उठा दिया गया है। जी सरकार में इतनी ताकत नहीं कि स्वयं रक्षा कर सके। लोगों को कहती चढ़ जाओ, और वहां उसकी सेना और पुलिस बैठी रहती, उसके बाद कहती ये सब दूसरे लोगों ने किया। जब तुम देश के साथ खिलवाड़ करने लगोगे तो समझ लेंगे हम कि अब देश जो है वो वहां कोई देशवासी देशभक्त और राष्ट्रभक्त रहता ही नहीं। आगे का रास्ता क्या होगा सर, इसमें क्या होगा? आगे का अब रास्ता हमेशा, सुनिए, आगे का रास्ता हमेशा जब भी कोई चीज उपलब्ध होती है तो संघर्ष के रास्ते से होती है, जी वो कैरियर के रास्ते से नहीं होती। इस समय नेशनलिटी कैरियर में सीमित हो गई है, जी इसलिए कैरियर से बाहर निकल करके गांधी के जमाने में और भगत सिंह के जमाने में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देश देखा था, कैरियर नहीं देखा था। जी इसलिए जब भी लोग कैरियर को नेशनलिटी मानने लगते हैं तो देश जो है गुलाम हो जाता है, और हो ही गया है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अपने ही चंद सभासदों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के गुलाम हो गए हैं। माने हमारी जो हमारे नौकर चाकर हैं वो हमसे ज्यादा सुख सुविधा में रह रहे हैं, और जनता जो है उनके सामने लाचार है। आप कंस के जमाने की याद कीजिए, दुर्योधन के जमाने की याद कीजिए कि वहां क्या लाचारी थी, और गीता का वो श्लोक याद कीजिए जो हमेशा याद करने लायक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान तधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। ये जो है, और जो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृताम। जी ये जो भारत के लोग हैं उनको यही बात ध्यान नहीं रही कि गीता को रोज पढ़ते हैं, लेकिन विनाशायश्च दुष्कृताम, जो दुष्ट जन है, जो देश का अकल्याण कर रहे हैं, उनका विनाश ही धर्म का पहला लक्षण है। आप बताइए कौन आ रहा आगे? ये अब बात किसान डटे हुए हैं और पूरा जी देश चुपचाप तमाशा देख रहा। ये तो हमारा देश है। ये और एक आदमी नंगा नाच रहा है और उसके नाच को लोग चुप होकर देख रहे हैं। जो समाज केवल किसी नंगे नाच को चुप होकर देखता है, उसको आप क्या जीवित समाज मानेंगे? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कही आपने। अ, इस चैनल के ऊपर हम कई बार बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं दर्शकों। मुझे लगता है कि जब मुझे श्री विजय बहादुर सिंह जी जैसे एक महान व्यक्ति के साथ जब मैं बात करता हूं देश के बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे एक अलग एपिसोड चाहिए होगा उसके लिए पूरा का पूरा, और वो भी बहुत जल्दी, कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 15-20 दिन के बाद, ताकि मैं मैं तैयार हूं। जी ताकि मैं 10-15 दिन के बाद, क्योंकि देश का जो पैनोरमा है बहुत विस्तार बहुत ज्यादा है, ये 70 mm स्क्रीन बन जाती है यहाँ पर मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। ये कोई छोटी 16 mm की स्क्रीन नहीं है देश की। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारे पास जो समय की सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए दर्शकों, मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद, शायद 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर, हम आपके सामने देश के हालात के ऊपर सिर्फ वापस से बात करेंगे श्री विजय बहादुर सिंह जी के साथ, और विस्तार में बात करेंगे, ताकि विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक हालात हो, समाज का जो बिखराव है, इसके अलावा इन हालातों में एक आम व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक लेखक, एक आलोचक, एक वैज्ञानिक, या एक टैक्स पर्सन जो मैं रहा हूं, एक फाइनेंस का पर्सन, या फिर कोई एक और छात्र, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, एक किसान, एक मजदूर क्या कर सकता है, किस किस्म की संभावनाएं हो सकती हैं,
सवाल तो बहुत हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब भी विस्तृत होने चाहिए। और मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपके साथ वापस आऊंगा, बहुत ही जल्दी एक नए एपिसोड के अंदर श्री विजय बहादुर सिंह जी के साथ पूरी की पूरी चर्चा देश के विभिन्न मुद्दों के ऊपर होगी, चाहे वो लोकतंत्र के मुद्दे हों या बाकी अन्य मुद्दे हों। उसमें फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट का जिक्र भी हम करने की कोशिश करेंगे जो अभी आई है, जहां पे भारत की डेमोक्रेसी स्तंभ पाठ डेमोक्रेसी रह गई है। एक तरह से कहा जाए तो हम अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ खिसक कर जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में शब्द जो दिया गया डेमोक्रेटिक स्लाइड कहा गया है, या डेमोक्रेसी का स्लाइडिंग हो रहा है। इन्हीं विषयों के साथ मैं श्री विजय बहादुर सिंह जी से कोई आखिरी टिप्पणी चाहूंगा ताकि मैं प्रोग्राम का समापन करूं, और फिर हम दूसरे एपिसोड में हम इनके साथ आएंगे। कोई आखिरी टिप्पणी सर? किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूं सर। प्रोग्राम के समापन से पहले एक छोटी मुझे से टिप्पणी। जी सर, कोई आखिरी टिप्पणी? मैं उसमें टिप्पणी के रूप में आपको एक कविता सुना देता हूं। जी सर, वो मेरी टिप्पणी है। जी स्वागत है आपका। ध्यान से सुनिएगा। जी, दर्शकों ध्यान से सच सुनिएगा, सच बहुत की तरह इंपॉर्टेंट। था। सच सच की तरह था। जी। सच 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 की तरह था, झूठ भी था झूठ की तरह। जी। सच सच की तरह था, झूठ भी था झूठ की तरह, फिर भी मिलते जुलते से थे दोनों के चेहरे। सच सच की तरह था, झूठ भी था झूठ की तरह, समझौता था परस्पर, थी गहरी समझदारियां, राह एक दूसरे की दोनों निकाला करते थे मिलकर। राह एक दूसरे की दोनों निकाला करते थे मिलकर। बहुत सुंदर। सच की भी अपनी दुकानदारियां थी। जी। सच की भी अपनी दुकानदारियां थी, बहुत खूब। मुनाफे थे झूठ के भी अपने। जी। सच सच की तरह था, झूठ भी था झूठ की तरह, फिर भी मिलते जुलते से थे दोनों के चेहरे। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपके सामने होंगे, एक नए मुद्दे के साथ भी होंगे, एक नए विद्वान के साथ, लेकिन श्री विजय बहादुर सिंह जी के साथ बहुत जल्दी हम वापस आएंगे देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए। हमें दीजिएगा आज्ञा, और उससे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे श्री विजय बहादुर सिंह जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया धन्यवाद। और वो हमारे चैनल पर आए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी, बात रखी, जिससे हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं हमें सीखने का मौका मिला। बहुत जल्दी इनसे फिर मुलाकात होगी, तो हमें दीजिए आज्ञा, अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।